हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आई एम शाहिद अली और आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इससे पहले मैं शुरू करूं तो कौन कौन है मेरे साथ, बता दीजिए आई एम ऑडिबल और नॉट। चलिए, तो टॉपिक क्या आज का हमारा, हम बात कर रहे हैं CAPF पेपर 2022 का और टॉपिक इज चैलेंजेस बिफोर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप सुनते ही रहते हैं कि बहुत सारे जो हैं नेचुरल हज़ार्ड्स हैं, कुछ मैन मेड हज़ार्ड्स हैं जिसकी वजह से होता है क्या, डिज़ास्टर आते हैं। अब उस डिज़ास्टर को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, एजेंसीज बनाई हैं जो उस पर काम कर रही हैं, आपने सुना होगा, है ना। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और वो हायरार्की है उसकी, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे है। बट उसके बावजूद क्या हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या सब कुछ स्मूथली हो रहा है? वी आर नॉट फेसिंग एनी ऑफ द इश्यूज with respect to the management of disasters. So this is the issue, like what are the challenges we are facing, what are the issues we have, and how we can address those challenges. This is something you must write in this essay. This is a topic for essay only, right? चलिए, तो सबसे पहले पता क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए डिज़ास्टर होता क्या है। दो आप टर्म सुनते होंगे, एक सुनते होंगे हज़ार्ड और एक सुनते होंगे डिज़ास्टर। तो आप थोड़ा सा इसमें फ़र्क आपको पता होना चाहिए। हज़ार्ड HAZ, वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। हज़ार्ड क्या है? जिसमें पोटेंशियल है डिज़ास्टर, डिस्ट्रक्शन करने का, वो हज़ार्ड है। अगर नेचुरल है तो नेचुरल हज़ार्ड है, अदरवाइज मैन मेड हज़ार्ड होगा। डिज़ास्टर क्या है? जब हज़ार्ड आया और उससे कुछ डिस्ट्रक्शन हो गई, दैट इज अ डिजास्टर। सो इट्स अ नेचुरल और मैन मेड हज़ार्ड रिजल्टिंग इन एन इवेंट ऑफ सब्सटेंशियल एक्सटेंट कॉजिंग सिग्निफिकेंट फिजिकल डैमेज और डिस्ट्रक्शन। सो अगर हज़ार्ड से डिस्ट्रक्शन डैमेज हो रहा है, इट इज टर्म्ड एज डिजास्टर। और हो क्या सकता है? प्रॉब्लम हो सकती है इकोनॉमिक, मटेरियल, ह्यूमन, है ना, और कितनी जो यू कैन नॉट बियर इट, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, तो उतना हो सकता है, राइट। मोर ओवर इट विल अफेक्ट द सोसाइटी एज ए होल। किसी एक इंडिविजुअल को डिजास्टर अफेक्ट नहीं करता, जनरली इट अफेक्ट द सोसाइटी एज ए होल, राइट। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि क्या ये सारे डिजास्टर हैं। अर्थक्वेक आया, ठीक है, उससे नुकसान हुआ, वो डिजास्टर हुआ है। वोल्केनो इरप्ट हुआ, उससे नुकसान हुआ, वो डिजास्टर है अपने आप में। दीज आर पॉजिटिव फोर्सेस विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन दिस अर्थ। अगर ये फोर्सेस नहीं होंगी तो शायद डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। किसका? इस नेचर का। नेचुरल फोर्सेस हैं जो आपकी अर्थ को इवॉल्व करती रहती हैं। सुनामी डिस्ट्रक्शन कर रहा है, आपको पता है, लैंडस्लाइड डिस्ट्रक्शन करती है, हरिकेन्स, इनको साइक्लोन्स, टाइफून्स, कुछ भी कह लीजिए, डिस्ट्रक्शन करते हैं। टर्नेडोज USA में बहुत ज़्यादा आते हैं। ब्लेजर्ड्स, बर्फ़ के तूफान जो होते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स, सऊदी अरब वाले एरिया यानी कि जो डेजर्ट एरिया है मिडिल ईस्ट के, वहाँ पे आते हैं। फ्लड्स हर जगह आती हैं ऑलमोस्ट। ड्रॉट इंडिया में भी आता है। वाइल्ड फायर वी आर रिपोर्टिंग। सिंक होल्स रेयर है पर हैं, यूरोप में बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। बट ये सब चीज़ें क्या, ये डिज़ास्टर हैं क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारा कुछ स्टिल हो जाता है, सबको रोक के रख देती हैं चीज़ें। अगर फ्लड आ जाए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं लोगों के, लोग मूव कर जाते हैं। फाइन, होप यू आर गेटिंग मी। तो ये क्या लिख रहे हैं आप बता रहे हैं एग्जामिनर को, ऐसे लिख रहे हैं ना, बेसिकली हम ऐसे की बात कर रहे हैं। और हम किस पे स्टिक करेंगे? हम स्टिक करेंगे टाइटल ऑफ द ऐसे पे, चैलेंजेस बिफोर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। हम फालतू की बातें नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक इतना है, आप एक एक डिज़ास्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितनी तरह के डिज़ास्टर हैं, कि उनके कॉजेज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कैसे उनको टैकल करने की कोशिश की जा सकती है। इतना लंबा हमें नहीं जाना है, हमें क्या बात करनी है, टू द पॉइंट, और ऐसे लिखना है ना। अगर ऐसे की डिमांड अलग होगी तब हम बात कर सकते हैं ऐसे, बट यहाँ पर हम नहीं बात कर रहे हैं। तो आपको ये भी पता हो गया। फिर कितने तरह के होते हैं, वो जो भी हमने बात की वो डिज़ास्टर हैं, वो भी वैरायटी थी, बट उसको कैसे कह सकते हैं। एक है क्लाइमेट के डिज़ास्टर हैं, या आप कह लीजिए मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स हैं, वाटर से रिलेटेड डिज़ास्टर, फ्लड हैं, मेट्रोलॉजिकल है, हेल स्टोन्स हैं, है ना, क्लाउड बर्स्ट है, साइक्लोन्स हैं, हीट वेव्स हैं, कोल्ड वेव्स हैं, ड्रॉट है, हरिकेन, सब मेट्रोलॉजिकल हैं।
जियोलॉजिकल डिजास्टर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक आ गए हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, टर्नेडोज हैं, जियोलॉजिकल हो गए हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर आप कहेंगे वायरल एपिडेमिक्स फैल गई, अरे था ना पीछे कोविड, डिजास्टर ही तो था, और क्या था वो, कितने लोग मरे उससे, कितना नुकसान हुआ, इकोनॉमी सारी क्या हो गई, स्टैंड स्टिल, रोक के रख दिया उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। तो वो क्या था, नुकसान हो रहा है हमारा उससे। तो इसका मतलब डिजास्टर आपका इकोनॉमिक लॉस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ का लॉस करेंगे, कि आपकी प्रॉपर्टी का लॉस करेंगे, इकोनॉमिकली बहुत वीक कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। फिर लोकस्ट अटैक है, आपने सुना, पेस्ट अटैक है, एपिडेमिक फैल जाता है ना, प्लेग है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर आपने सुनोगे, इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। सबसे पुराना और एक सबसे बड़ा फेमस है भोपाल गैस ट्रेजिडी, तो वो आप कह सकते हो भी क्या डिजास्टर था, ठीक है। और जनरली सुनते हैं वो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, वो क्या है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स को एनवायरनमेंट में भी आप डाल सकते हैं, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हैं। ऑयल स्पिल फैलता तो क्या होता है, कितने बर्ड्स मर जाते हैं, कितनी जो मेरीन लाइफ है वो इफेक्ट होती है उससे। फिर ये माइन शाफ्ट फायर्स, जो माइंस हैं कोल की, उसमें आग लग जाती है, वो क्या डेथ हो जाती है लोग की, तो वो भी हजार्ड्स है, ठीक है। न्यूक्लियर डिजास्टर आपने सुना होगा, कोर मेल्टडाउन हो जाते हैं, रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाती है, वो क्या है, डिजास्टर है। और वो ऐसी चीज़ें जो एक पर्सन को अफेक्ट नहीं करती है, वो पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही हैं, वो डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर हो सकते हैं, यस, अरे फॉरेस्ट फायर है, अर्बन में फायर लग जाती है, घरों में आग लग जाती है, अर्बन एरियाज में, फैक्ट्रीज में अक्सर सुनते हैं आग लगी हुई है ना। उसके अलावा ह्यूज बिल्डिंग्स कोलैप्स, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, आप सुनते हैं कितनी बिल्डिंग गिरती रहती हैं, अक्सर बड़े बड़े शहरों में आता है कि पुरानी बिल्डिंग थी, गिर गई, 10 मंजिला इमारत गिरी, कोई कंस्ट्रक्ट होते हुए गिर गई, किसी का मटेरियल अच्छा नहीं तो कोई ब्रिज गिर गया, ये क्या सब डिजास्टर हैं। तो इतने तरह के टाइप्स आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिपेंड करता है डिमांड पे, पर ये थोड़ा सा ब्रीफ में आप बता सकते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स इन इंडिया वी आर फेसिंग। इससे ज़्यादा भारत तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। और ये डेटा वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक सेज कि जो नेचुरल डिजास्टर से लॉस कितना हो रहा है, कितना कुछ उससे ह्यूमन लॉस है, मटेरियल लॉस है, दोनों पे कर देखें, और कितना उसका परसेंटेज वो है ओवरऑल डिजास्टर में। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है वो है फ्लड, 52%, जितने भी टोटल डिजास्टर उसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो फ्लड का है, सबसे ज़्यादा फ्लड आती है इसका मतलब। उसके बाद आप कह लीजिए साइक्लोन सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे क्या है, लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक जो है फोर्थ पे, और ड्रॉट फिफ्थ नंबर पे है। 3% ड्रॉट का है जो करता है, और 5% अर्थक्वेक आता है, 10% लैंडस्लाइड। बट जो लॉस करते हैं, मटेरियल लॉस की अगर बात करें प्रॉपर्टी का, तो फ्लड से 63% लॉस होता है। ये सबसे ज़्यादा लॉस कौन कर रहा है, प्रॉपर्टी का, फ्लड करती है, बाकी चीज़ इतना लॉस नहीं करेंगी, 63%। उसके बाद नंबर आता है हरिकेन्स का। लैंडस्लाइड में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जनरल लैंडस्लाइड हम ये कंसिडर करते हैं कि लैंडस्लाइड जो हो रही है वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, लोगों के घर नहीं है, माउंटेन एरिया में है, वहाँ पे हिल्स पे जनरल माउंटेन हाउसेज नहीं होते, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, या उसको नेग्लिजिबल कह सकते हैं। अर्थक्वेक से 10% लॉस होता है, और 5% होता है ड्रॉट से। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ये इसलिए बात करें क्योंकि मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। मैनेजमेंट कब करेंगे डिजास्टर को, कैसे मैनेज करेंगे, जब आपको पता होगा चैलेंज कहाँ से आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, फ्लड से प्रॉब्लम है। अगर ह्यूमन लॉस की बात करें, फिर कुछ कुछ बराबर से आता है, जितना ह्यूमन लॉस फ्लड से होता है उतना ही हरिकेन्स और उतना ही अर्थक्वेक से होता है। ड्रॉट और लैंडस्लाइड तो माइनर से नेग्लिजिबल हैं, इसको इग्नोर किया जा सकता है। ये तो कुछ इसकी बाइफर्केशन होगी कि कौन से हमारे लिए फेटल हैं या कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको फिर ड्रॉट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, आपको फ्लड की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। ये कहाँ काम आएगा आपका, प्लानिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, कि पॉलिसी बनानी तो किस चीज़ के लिए बनानी है, इसलिए चाहिए हमें ये, राइट। तो कारण क्या है, देखिए जब भी आप बात करेंगे ये चीज़ें ऐसी हैं, इनका कोई एक रीज़न नहीं हो सकता, मिक्स भी हो सकते हैं, आइसोलेशन में भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो बात करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, नेचुरल कॉजेज़ हैं, नेचर कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एंथ्रोपोजेनिक, वो कॉजेज़ हैं। हमारे जो एक्शंस हैं जो हम डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, इस कंट्री को, इस वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए जो हम एक्शंस ले रहे हैं, आपको पता है हमने कितनी बार बात की है कि दीज आर नॉट सस्टेनेबल एक्शंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी निकल के ये शब्द जो है, ये फ्रेज जो बना तभी सामने आया है कि हमें सस्टेन करना है अपनी डेवलपमेंट को। तो इसका मतलब जो अभी तक हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स। सुनते हैं फ्लैश फ्लड्स आ गया, उसमें हो सकता है, यस हो सकता है। लैंडस्लाइड हो सकता है, यस हो सकता है। मैन मेड रीज़न हो सकते हैं लैंडस्लाइड के। एनी हाउ अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा कि कितनी तरह के नेचुरल कैसे हैं। इंडिया की लोकेशन, दिस इज समथिंग वियर्ड।
कि इंडिया की लोकेशन इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। कैसे? आई विल एक्सप्लेन, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा, टॉरेंशियल रेनफॉल, हैवी रेनफॉल का हो जाना। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कई बार शहरों में क्या होता है, जैसे मुंबई में इज एक्सपीरियंस कि विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू आवर्स लाइक 10 to 20 सेंटीमीटर रेनफॉल आकर्स। अगर कुछ घंटे में इतनी बारिश हो जाएगी, दैट वुड डेफिनेटली कॉज फ्लडिंग ऑफ द एरिया, इनंडेशन हो जाएगी उस एरिया की, तो फ्लड आ जाएंगे, क्योंकि एक जगह पे अचानक बहुत ज़्यादा पानी गिर जाना और वहाँ पे जो शहर है उसके जो ड्रेनेज सिस्टम्स की कैपेसिटी नहीं होती है उसको कैरी करने की, उसको ड्रेन करने की, तो क्या होगा, वहाँ पे फ्लड्स आ जाएंगे। तो टॉरेंशियल रेनफॉल एक बहुत बड़ा रीज़न है। और वैसे भी जो गंगा नदी है उसकी जो वैली है, गैंजेटिक वैली जिसको कहते हैं, उसमें हर साल बारिश की वजह से क्या होता है, मानसून के दौरान क्या होते हैं, फ्लड्स आते हैं। जैसे आपने सुना होगा बिहार में फ्लड्स ऑलमोस्ट हर साल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बारिश होती है, उसका सारा पानी कहाँ आता है, रिवर्स में आ जाता है और वो ओवरफ्लो करता है, तेज बारिश हो रही है। लेक बस्ट ऐसा भी होता है, ग्लेशियर की लेक्स बनी हुई हैं, कई बार वो अचानक से बस्ट हो जाती है ना। डैम भी हो सकते हैं, वो मैनमेड है, पर यहाँ पे लेक की बात करें क्योंकि नेचुरल है। लेक बस्ट हो जाती है, अचानक से पानी का लेवल बढ़ जाता है और क्या होता है, फ्लड्स आ जाते हैं। सिल्टिंग ऑफ रिवर इज अगेन वन ऑफ द रीजंस। जो नदियां हैं उसमें सिल्ट इकट्ठी हो जाती है, उसमें जो लोड वो लाती होती है, मिट्टी जो है वो नीचे उसके तल में इकट्ठी हो जाती है, उसके बेड में इकट्ठी होती है। उससे क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वाटर की वो रिड्यूस हो जाती है। अब अगर सेम वाटर आएगा दोबारा तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो करेगा और वो बाहर निकल के क्या करेगा, फ्लड कॉज करेगा। सो सिल्टिंग ऑफ द रिवर। फिर सॉइल इरोजन है, इससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन। अब इसको ले जाइए आप कहाँ पे, माउंटेनस एरिया में, हिली एरियाज में, वहाँ पे सॉइल इरोजन अगर हो रहा है तो इससे क्या होगा, इट मे कॉज लैंडस्लाइड्स, मास मूवमेंट्स। तो लैंडस्लाइड क्या है, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैजर्ड, डिजास्टर बन जाता है, ठीक है। फिर राइजिंग टेम्परेचर है, हीट वेव्स, इनसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देखते हैं, और ये अक्सर रिपोर्ट किया जाता है। अभी इस साल भी हुआ कि हीट वेव्स जो हैं मार्च में चल रही थी, मार्च में टेम्परेचर बढ़ गया था कितना, जितना मई में होता है। अर्ली मार्च ऑफ समर एक टाइटल था एक आर्टिकल का, कि इस बार गर्मियाँ जल्दी आ गई थी। ये बिल्कुल है। तो आप ऐसे कह सकते हैं हीट वेव्स चल रही है, राइजिंग टेम्परेचर। इससे होता क्या है, दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन, एक तो हो सकता है अगर हम कहें कि बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो होगा क्या, नंबर वन, साइक्लोन डेवलप हो सकते हैं। अगर साइक्लोन डेवलप नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, और या तो साइक्लोन आएगा या हैवी रेनफॉल होगी, है ना। तो साइक्लोन और हैवी रेनफॉल अगेन क्या है, डिजास्टर करेंगे भाई। और क्या करेंगे, तूफान आने से क्या होगा, कोई अच्छा तो नहीं होता है, लॉस तो होगा ही प्रॉपर्टी का, अगर और कुछ होना हो। फ्लड्स आते हैं, फाइन। तो ये इश्यूज हैं, नेचुरल हैं ये सारा। फिर अगर आप बात करें एंथ्रोपोजेनिक, ये क्या है, चोक्ड ड्रेनेज सिस्टम। जैसे शहर हैं जो उनकी कैपेसिटी है, एक तो वो कम हो चुकी, दूसरा चोकिंग हो रही है, उनकी कचरा भरा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम जो है प्रॉपर नहीं है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि पहला वो जाम हो चुकी हैं, जैमिंग हो रही है उनकी, उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ, कचरा भरा हुआ है, तो जो पानी उसको ड्रेन नहीं कर पाते, उस वजह से क्या होता है, शहर का पानी बाहर नहीं जा पाता मानसून के टाइम में, और फ्लड्स आ जाते हैं। दूसरा है वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो चुका, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है। डिफॉरेस्टेशन इज अनदर रीज़न। अब डिफॉरेस्टेशन कौन कर रहा है ना, ह्यूमन बीइंग, हम लोग कर रहे हैं। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उससे होता क्या है, जो स्लोप पे सॉइल इरोजन है वो बढ़ जाता है। जितना डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जितना सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा उतना, कौन बताएगा क्या ज़्यादा होगा, लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाएंगे भाई, लैंडस्लाइड बढ़ेगा। माइनिंग इन हिली एरियाज, अब हिल्स हैं, वहाँ पे क्या इंडस्ट्री लग रही है, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन होती है, माइंस बन रही है। अगर माइनिंग करेंगे तो क्या है, तो जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे, अगर यहाँ पे अभी तो क्या है, माउंटेन पे फॉरेस्ट कवर है, जब आप माइनिंग
करेंगे तो क्या होगा, या तो फॉरेस्ट की कटिंग कर देंगे, जब बम से उड़ाया जाएगा ना, डायनामाइट लगा के माइनिंग की जाएगी, तो ये वैसे ही आप उस एरिया को डीफॉरेस्ट कर देंगे। तो अगेन इससे क्या होगा, लैंडस्लाइड। फिर ठीक है, लार्ज डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, या बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, किसके, आरसीसी के, कंक्रीट के बन रहे हैं ना भाई, कंक्रीट के बन रहे हैं, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं। तो उससे होता क्या है, बड़े बड़े डैम हैं, बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वो कर क्या रही हैं, एक ज़मीन के टुकड़े पे आपने क्या किया, डैम बना दिया, तो यहाँ पे पानी भर गया, तो इसका कुछ वेट होगा जो नीचे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो ऐसे एक्सपीरियंस किया गया है, अगर वो डैम है तो इट, या बिल्डिंग, इट मे कॉज अर्थक्वेक। और जो डैम से होता है उसको कहते हैं रेजरवॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। तो ये मैन मेड रीजन है किसका, अर्थक्वेक का। अनसेफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उनके अच्छे नहीं बनाए जाते कई बार, है ना, डिपेंड करता है रीजंस क्या हैं। और जब अर्थक्वेक आता है तो होता क्या है, वो बिल्डिंग्स क्रैश हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती हैं, गिर जाती हैं, उससे क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ। तो वो क्या बन गया, मैन मेड डिजास्टर बन जाता है। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो ग्रोथ कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वो हमारी ऐसी नहीं है कि हम उसको सस्टेन कर पाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो ये क्या होगी, अनसस्टेनेबल हो गई। तो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है किस चीज़ का, जो भी हम इश्यूज फेस कर रहे हैं उनका। और वहीं से निकलता है क्लाइमेट चेंज। हमने बहुत सारी बात कर ली क्लाइमेट चेंज के बारे में। अगर आपको नहीं समझ आया या पता नहीं है तो आप पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा क्लाइमेट चेंज कैसे है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज है, पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज आ रही हैं तो उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और क्लाइमेट जो है हमारा वो अफेक्ट हो रहा है एडवर्सली। क्लाइमेट अफेक्ट होने से क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है उसमें। बारिश का कोई पता नहीं, विंटर्स का कोई पता नहीं, समर्स का कोई पता नहीं, कब कौन पहले आ जाए, तो चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज, तो ये बहुत सारे रीज़न है किसके, जो अल्टीमेटली विच आर लीडिंग टू द डिजास्टर्स। और जब डिजास्टर हो गया तो ज़रूरत होती है इसको मैनेज करने की, तो वो हम देखेंगे ना, मैनेज करेंगे। बट ये है कि आपके लिखने के लिए मटेरियल यहाँ से बहुत है। अब जितने पॉइंट्स हैं, अगर इस पर आप 2-2 लाइन में लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस इसीलिए कि जितना आप यहाँ से पढ़ेंगे उतना आपका बेनिफिट रहेगा, तभी कुछ रिटेन कर पाएंगे। अब यहाँ से हम क्या समझते हैं कि सिर्फ एक स्लाइड में इसलिए डाल दिया कि आपको वो पहला पॉइंट पता हो, इंडिया की लोकेशन ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने नहीं की। इट इज़ नॉट मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक नहीं है। अब दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। अब आपको पता है यहाँ पे इंडिया है सारा, बीच में ये छोड़ दीजिए, है ना, बांग्लादेश। जो टेक्टोनिक प्लेट है वो आपको पता होगा। तो ये पार्ट पहले अलग था, फिर यहाँ पे आके जुड़ा, तो जहाँ पे आके जुड़ा ये वेल्डिंग इसकी यहाँ पे हो रखी है, कुछ ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है अगर आप 3D मैप देखें तो। ये क्या, यहाँ पे बाउंड्री है किसकी, जो ये साउथ की और नॉर्थ की प्लेट्स हैं, प्लेट बाउंड्रीज हैं। और जिन्होंने थोड़ा जोग्राफी पढ़ी होती है उनको पता है कि जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वो क्या है, जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। एक तो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा वहीं पे आते हैं, और क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं वो अभी मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि ये जो माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन कहे जाते हैं, जो फोल्डिंग से बने हैं। यंग मतलब अभी चल रहे हैं। जब ये चलेंगे, एक प्लेट इधर से एग्जर्ट कर रही है फोर्स और दूसरी प्लेट इधर से कर रही है, तो क्या होगा, ये अपलिफ्ट हो रही है। तो इसमें भी बैलेंस है या इक्विलिब्रियम है, यहाँ की प्लेट्स ने वो अभी अटेन नहीं किया। इस वजह से यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसीलिए इंडिया में अगर कोई मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो वो यही वाले एरियाज हैं, यही वाले एरियाज। ये तो पाकिस्तान की तरफ चला गया, बट आप इसको तो कह ही सकते हैं, है ना, ये वाले एरियाज सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यहीं पे आते हैं। क्या रीज़न है उसका, कोई रीज़न नहीं है, रीज़न है ज्योग्राफिकल लोकेशन। फिर ये एरिया क्या है, ये कोस्ट है। अब कोस्ट से हमें क्या लॉस, अब ये हमारी गलती नहीं कि यहाँ पे कोस्ट है। कोस्ट से दो चीज़ें, एक तो साइक्लोन कहाँ बनेंगे, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ओशन में बनते हैं। इसीलिए आप देखते हैं ये इस एरिया में ईस्ट कोस्ट पे बहुत सारे साइक्लोन हिट करते हैं।
कई साइक्लोन आते हैं और आप अक्सर नाम सुनते रहते हैं उनका न्यूज़पेपर में। वेस्ट कोस्ट में भी आते हैं पर कम आते हैं। अब साइक्लोन क्या करेंगे, नुकसान करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। किस वजह से हो रहा है, इंडिया की लोकेशन ऐसी है। फिर सुनामी, हमारे यहाँ वल्केनो तो नहीं था, उसकी बात नहीं करेंगे। अब सुनामी, आपको पता है इस एरिया में कहाँ गया, यहाँ इस एरिया में 2004 में सुनामी आया था और उसका इम्पैक्ट इंडिया बड़ा, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई। क्यों हुई, हमारी लोकेशन ऐसी है। जो दिल्ली में रहते हैं उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे लोकेशन उनकी ऐसी थी, तो यहाँ पे सुनामी आया, उसने हिट किया। चाहे सबसे ज़्यादा नुकसान तो हुआ इंडोनेशिया वाले एरिया में, थाईलैंड वाले एरिया में, बट हम में भी नुकसान हुआ और वो दूर तक हिट किया। रीज़न क्या था, अगर हमारी लोकेशन यहाँ ना होती तो ना सुनामी आता, और अगर प्लेट मार्जिन पे हमारी लोकेशन ना हो तो हमारे यहाँ अर्थक्वेक ना आए, तो हम बच जाएं। बट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट। चलिए, अब इसका इम्फेक्ट क्या होता है अगर डिज़ास्टर आता है। डिज़ास्टर ऑब्वियसली नुकसान होगा, तो बस यही छोटी सी बात है ना। 2-4 लाइन तो वो भी लिखेंगे ना कि इम्पैक्ट क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें टूट जाती हैं भाई, रोड टूट जाते हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, तो उसको बनाने की भी कॉस्ट है। फिर जब फ्लड आती है, साइक्लोन्स आते हैं, सुनामी आती है, तो होता क्या है, हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, बीमारियां फैलती हैं, आपने सुना होगा वाटरबोर्न डिजीज़। फिर उस टाइम चाहे अर्थक्वेक आ जाए, लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से, एक जगह नहीं रह पाते हैं वो, है ना। तो डिस्प्लेस हो जाते हैं पॉपुलेशन, तो वहाँ पे फूड और वाटर इनकी स्कैरसिटी हो जाती है। उनको सप्लाई कराना सबसे ज़रूरी क्या है, खाना। शेल्टर तो है बट पहले खाना है, पानी है, नहीं मिलेगा तो इट्स ऑफ नो यूज़, कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे वो लोग। तो स्कैरसिटी हो जाती है क्योंकि वो घर नहीं है, उनके डिस्प्लेस हो चुके हैं, घर फ्लड आ गया तो घर की छत पे होंगे या कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, तो वहाँ पे वो खुद नहीं कर सकते, कोई और ही उनके लिए अरेंज करेगा। तो वो ये स्कैरसिटी हो जाती है, लोगों को मूव करना पड़ता है अपनी जगह से। अगर सुनामी आने की वार्निंग है तो भागना पड़ेगा वहाँ से, फ्लड आने वाली है तो भागना पड़ेगा, फ्लड आ जाए तो वैसे ही मूव करना पड़ेगा, अर्थक्वेक आ जाए तो घर टूट जाएंगे, फिर मूव करना पड़ेगा वहाँ से। तो डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कुछ नहीं, आप ऐसे लगा लीजिए, प्रॉपर्टी का लॉस है, उसको रिपेयर करने में, रीबिल्ड करने में पैसा लगता है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक लॉस है, उतने ही करोड़ों रुपए का जितने का हुआ होगा। अगर मान लीजिए 1000 करोड़ के आपने नुकसान हुआ और उसको बिल्डअप करने में 1000 करोड़ रुपए लग गया, तो वो कहीं वेलफेयर एक्टिविटी में, डेवलपमेंट एक्टिविटी में लग सकता था। कहाँ लगा भी, रिकंस्ट्रक्शन करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में टाइम लग जाएगा। लॉस ऑफ लाइफ अक्सर होता है, फ्लड में कम है बट स्टिल हमने डिफ्रेंसिएशन देखा था, 2-3 है, उसमें सबसे ज़्यादा बराबर सही था, 30% के करीब था कि चाहे अर्थक्वेक है चाहे फ्लड्स हैं, तो उनसे बहुत लॉस है जो लाइफ का होता है। तो यानी कि डिज़ास्टर जो ऐसे नहीं कि अकेले आते हैं, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाती हैं, मल्टीपल कह लीजिए, मल्टीपल इफेक्ट्स इसके पड़ते हैं। फिर मुद्दा आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, है क्या। देखो, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सरकार को लॉ लाना पड़ा। नहीं हो रहा होगा चीज़ें, कानून बनाना पड़ा, कानून होगा तो पालन होगा, कानून नहीं तो पालन नहीं होगा, पनिशमेंट आ जाती है अगर कानून है तो, राइट। तो उसमें अब आप क्या, तो मैनेजमेंट एक्ट व्हाट इज इट सेज, तो 2005 का जो एक्ट है ये डिफाइन करता है डिजास्टर मैनेजमेंट को। इट सेज द इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। कौन से जो मेजर्स हैं उनको प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कोऑर्डिनेट करना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर। दिस इज वन थिंग, राइट। रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। रिस्क है किसी भी डिजास्टर का, उसके कंसिक्वेंसेस को कम करवाना है, प्रिवेंट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और डिजास्टर से या डिजास्टर को डील करने के लिए आप रेडी रहेंगे, प्रॉम्प्टनेस के साथ, फुर्ती से उसको डील करेंगे। इफेक्ट जो होगा उसकी सिवियरिटी उसको असेस करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशंस, रिलीफ मेजर्स लेंगे और लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे, और साथ में जो लॉस हुआ है उसका रिकंस्ट्रक्शन होगा। ये सारी चीज़ें मीन्स एक बड़ा पैकेज है जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, पहले चाहे बाद में, है ना। यानी कि डिज़ास्टर से पहले आपको क्या करना है, डिज़ास्टर के टाइम में क्या करना है, डिज़ास्टर के बाद में क्या करना है, वही सारा कुछ यहाँ पे है कि प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, होगे तो रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए तैयार रहेंगे और इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्स देंगे प्रॉम्प्टनेस के साथ।
ठीक है, कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं ब्रीफ में आप लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि हर लेवल पे बनाई हुई है यहाँ पे। जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होगा हेड, और ये क्या करते हैं, ये पॉलिसीज़ बनाते हैं कि क्या होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए। फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो एग्जीक्यूट करवाती है। फिर स्टेट लेवल पे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि जो ऊपर था वो सेम स्टेट पे आ गया, और उसके बाद नीचे आ जाता है स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होता है उसकी अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी DDM में, और वहाँ से पावर नीचे आ जाती है, वो होती है लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज मीन्स म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत से हो सकती हैं, कोई और भी गवर्नमेंट ऑफिस हो सकते हैं। तब एक जनरल टर्म दे दी गई लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी किसी को भी बनाया जा सकता है, राइट। तो ये एजेंसीज हैं, ये या हायरार्की है एजेंसीज की जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस कई तरह के हैं। मैं वो बात करूँगा जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, जो जनरली आम स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। हम बात करें चैलेंजेस ये है जी, हमारे पास जो होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर अर्थक्वेक आएगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें घर ऐसे बनाने चाहिए, है ना, कुछ ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं, और वो सिस्टम लगवा लीजिए, ऐसा करवा लीजिए। चैलेंजेस वो नहीं है, चैलेंजेस कुछ और हैं कि आप तो कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है आपके अंदर, बट कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। जैसे इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि आप कंपेयर करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, वो तो बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं, वहाँ तो बहुत सब कुछ अच्छा है, इफ़िशिएंट है, करप्शन नहीं है। कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि क्लीन होते हैं वहाँ के सिटीज़, जो कंट्रीज़ हैं वो बड़े अच्छे लोग होते हैं वहाँ के, कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। क्यों ऐसा है, एनालाइज कीजिएगा। हम अभी यहाँ पे बात करेंगे कि लार्ज पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। अब ये कैसे है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा रुक जाइए, मैं एक बार ये बताता हूँ आपको कि इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। ये भी एक रीज़न है, चैलेंज है हमारे लिए। अगर ये ना हो, ऐसी ना हो, हम इस पर डिपेंडेंट ना हो, तो फिर शायद कुछ और, फिर डिजास्टर हमारा इतना बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसा क्या? यस, ऐसा है। माइग्रेशन, ये प्रॉब्लम है। अर्बन प्लानिंग, पावर्टी एक चैलेंज है हमारे लिए बहुत बड़ा, ठीक है। इलिटरेसी, लो पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कोऑर्डिनेशन कम है, जो लोकल लेवल पे अथॉरिटीज़ हैं उनमें कम कोऑर्डिनेशन है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास इतने नहीं है, कमी है अभी उनकी। और सर्च एंड रेस्क्यू फैसिलिटीज़, इनकी कमी है अभी हमारे पास। ये हमें एक्सपीडाइट करने की, एक्सेलेट करने की ज़रूरत है, इसको एक्सेलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लार्ज पॉपुलेशन की बात करूँ तो इससे क्या होता है, देखो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में कह लीजिए सेकंड है हम चाइना के बाद, और अभी थ्योरीज अभी जो आई हैं, रिपोर्ट आई है कि हम चाइना को जल्दी सरपास करने वाले हैं। पहले कहते 2050, अब कहते नहीं 50 की जरूरत नहीं है, हो सकता है 30 में हम उसको सरपास कर जाएं। हम ऐसे लोग हैं, है ना, इतने प्रोडक्शन हम कर लेते हैं। चलिए, तो उससे हमें क्या हो रहा है, ये चैलेंज हमारे लिए कैसे ऐसा है। पहले पॉपुलेशन देखिए और उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कितनी है, अगर सेंसस उठाएं पिछला तो 121 करोड़ है। ये सेंसस है 2011 का। आज की डेट में तो ज़्यादा होगी, 10 साल हो गए हैं, 30-40 करोड़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना। आप 130 मान लीजिए। बट रहती कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जो आपके प्लेन एरिया है ना, कौन से, नॉर्थ प्लेन्स, जिसको आप कहते हैं गैंजेटिक प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, है ना। तो पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक के एरियाज़ हैं। आधी पॉपुलेशन आपकी राजस्थान से लेके ये जो स्टेट्स हैं इनमें रहती है, आधी पॉपुलेशन 50%। अब ये देखिए, अभी हमने लोकेशन देखी थी, ये सारे एरिया कहाँ पे हैं, नियर टू द दो चीज़ें हैं यहाँ पे नियर। एक तो गंगा की वैली है, गंगा की वैली में रहते हैं। दूसरा क्या है, माउंटेन है हिमालय, उसके पास हैं, उसके फुट हिल्स पे हैं ये सारे स्टेट्स। तो इसका मतलब अर्थक्वेक आया तो नुकसान होगा, फ्लड आया तो जो लोग रहते हैं उनका नुकसान होगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। सो दिस इज चैलेंज। मान लीजिए अगर यहाँ पे लोग ही ना रहते, कि ये इंडिया है आपका, ऐसे मान लीजिए, है ना, यहाँ पे क्या हिमालय है आपके, यहाँ पे ये एरिया है, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, और यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऐसा हो गया कुछ, है ना, कुछ ऐसा है। अगर यहाँ पे कोई पॉपुलेशन ही नहीं रहती तो कुछ भी आए, भाई फ्लड आए, अर्थक्वेक है, तो क्या लेना देना किसी को,
हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मैनेज कर लेते। पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जगह भी तो चाहिए रहने के लिए, और यहीं पे लोग रहते हैं, और इसी एरिया में फ्लड आते हैं, और इसी एरिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अब फ्लड आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो क्या होगा? पॉपुलेशन सफ़र करेगी। सो एक ये भी रीज़न है। हाई डेंसिटी, हाई लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड हाई डेंसिटी, ये दो मेन रीज़न है पॉपुलेशन की। इस वजह से क्या होता है, हमारे लिए डिज़ास्टर एक सिरदर्द बन जाता है, जिसको आप इजीली मैनेज नहीं कर पाते। एक एस्पेक्ट और देखिए कि ये जो फोर्सेस हैं, अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं, ये पॉजिटिव फोर्सेस हैं। हमें नेगेटिव लगती हैं, डिज़ास्टर लगता है, एक्चुअली में पॉजिटिव है। अगर मैं फ्लड की बात करूं, क्योंकि यहाँ से ये सवाल होता है, भाई फ्लड आते हैं तो दिक्कत क्या? दिक्कत ये कि नुकसान होता है। फ्लड तो नेचुरल है, आप लोग क्यों रहते हैं फ्लड प्लेन में? नहीं रहा जाए वहाँ पे, मत रहो वहाँ पे, किसने कहा रहने को? पॉपुलेशन नहीं ज़्यादा, खाना कहाँ से खाएंगे? क्योंकि फ्लड प्लेन पॉजिटिव क्या है, जहाँ फ्लड आएंगे वहाँ फ्लड प्लेन होंगे, फ्लड प्लेन। और फ्लड प्लेन की खासियत क्या है? फ्लड प्लेन सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर फूड उगता है तो फ्लड प्लेन में उगता है, जिसको आप नाम सुनते होंगे, लोकल नाम होता है खादर। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है इनमें। आपको क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती उतनी, तो हमारी मजबूरी है वहाँ रहना। तो फ्लड तो अच्छी चीज़ है, वोल्केनो अच्छी चीज़ है, अर्थक्वेक अच्छी चीज़ है, लैंड फॉर्म उसी वजह से, और अगर वो ना हो तो लैंड फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट यहाँ पे हम कर रहे हैं, है ना। तो ये इशू है। इशू क्या है कि पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे रहती है, उस वजह से आ रहा है। अगर पॉपुलेशन आ रहा है तो नुकसान नहीं होगा। तो लार्ज पॉपुलेशन इज ए चैलेंज बिफोर अस। दूसरा, एग्रीकल्चर डोमिनेट इकोनॉमी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है मेजॉरिटी लोग किसमें हैं, 60% से ज़्यादा लोग किसमें खेती करते हैं, एग्रीकल्चर में है, फार्मिंग में कह लीजिए पर्टिकुलरली, वो तो भी चलेगा, है ना। मीन्स एग्रीकल्चर और अलाइड सारी मिला के 60% कहा जाता है। अब जब भी डिजास्टर होगा, फ्लड आ गया है, साइक्लोन आ गया है, लैंडस्लाइड हुई है, या सिर्फ अर्थक्वेक की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्लड आता है, वो आपको पता है 60% प्लस फ्लड की वजह से। फ्लड से होता क्या है, साइक्लोन से होता क्या है, सुनामी से होता क्या है? इससे जो आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाती हैं, फसलों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, एग्रीकल्चर फील्ड का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। इसका मतलब उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो फार्मर है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, वो अफेक्ट होगा। तो डिजास्टर हो गया ये। तो अगर एग्रीकल्चर डोमिनेट ना हो, अगर वो मान लीजिए बैंक में जॉब करते हैं, पॉपुलेशन जो सर्विस सेक्टर में इंगेज है, तो फसलें आपको ज़रूरत ही नहीं है, हो तो हो। आपकी एक माइनर सी पॉपुलेशन है जिसमें लगी हुई है, उसको सरकार कंपनसेट कर देगी। यहाँ पे 60% पॉपुलेशन जो लगी है तो उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, तो फिर ये डिजास्टर बन जाता है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर लगे हुए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एग्रीकल्चर में और एक बार हैवी रेनफॉल हो, फ्लड आ जाए तो क्या होता है, हेल स्टोन्स आ जाए तो होता क्या है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो एग्रीकल्चर में लोग हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, अगर ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए कि हमें यहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत है। प्रोडक्शन कम नहीं करनी, प्रोडक्शन उतनी रखनी है, पर लोगों को शिफ्ट कराना है, राइट। माइग्रेशन क्या चैलेंज है हमारे लिए? ऐसा है, शहरों में जो प्रॉब्लम आप देखते हैं, इतनी दिक्कतें आ रही हैं, डिजास्टर का बात है, अगर अर्थक्वेक आया और वहाँ की पॉपुलेशन है 2 करोड़, तो 2 करोड़ लोग मरेंगे शहर में। अगर वहाँ पे रहते ही 20,000 लोग हैं, फिर लॉस शायद बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे जो अरेंजमेंट होगी, हाउसिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होगा, बहुत अच्छा होगा। अभी क्या हो रहा है, सब हौच पौच हो रखा है। हौच पौच क्या है? एक यहाँ पे शहर है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, so it attracts people from the various arena, various fields, various states and various regions। तो लोग माइग्रेट होते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और माइग्रेट होते हैं। माइग्रेशन से होता क्या, इसकी पॉपुलेशन डबल ट्रेबल हो जाती है, इतनी हो चुकी है कि इनकी जो पॉपुलेशन अब मिलियंस से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है, करोड़ों में आ चुकी है। अब तो 1 करोड़ है, मेगा सिटीज़ हैं, और हमारे पास ऐसे 7 मेगा सिटीज़ हैं। अगर मिलियन प्लस सिटीज़ की बात करूँ, पिछले सेंसस में 2011 में 53 हमारे पास मिलियन प्लस सिटीज़ थे। अब इनका मतलब क्या है, जब आप बात करते हैं माइग्रेशन की, माइग्रेशन से हुआ क्या, कंजेशन हुआ। अब उनको चाहिए अरेंजमेंट, घर चाहिए। अब घर कहाँ रहेंगे? तो इसलिए जो
पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता शहरों का, अब वो बदल रहा है। पहले सिंपल घर हुआ करते थे, अब क्या होते हैं, सिंगल स्टोरी के घर हुआ करते, डबल, अब क्या होते हैं, अब बने लगे टावर्स, मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग बनने लगी हैं। क्यों बनने लगी हैं? अरे इतने जो लोग आ रहे हैं उनको अकोमोडेट कहाँ करेंगे, और जो अकोमोडेट नहीं हो पाते वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं स्लम्स में। तो स्लम्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये हो क्या रहा है इससे, अगर अर्थक्वेक आया, फ्लड्स आए, तो क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ। लाइफ रहती है तभी लॉस होगा, लाइफ नहीं रहेगी तो कहाँ से होगा। तो माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और अगर डिजास्टर हुआ तो अर्थक्वेक आया तो डिजास्टर बहुत बड़ा वाला होने वाला है। फिर इतनी पॉपुलेशन आ जाती है, अब ये पानी यूज़ कर रही है तो पानी की स्केर्सिटी है, खाने पे फूड और वाटर मीन्स जो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज उसकी स्केर्सिटी आ जाती है, कंजेशन हो जाता है ना। तो ये दिक्कत आ रही है। अब उसे होगा क्या, कचरा इतना सॉलिड वेस्ट नहीं हो पाता है तो कहाँ जाता है, ड्रेन में। तो जब बारिश आती है तो आपके ड्रेन चौक होने लग जाते हैं, फ्लड्स आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए देखिए जितने बड़े बड़े शहर हैं उसमें आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि फ्लड्स आते हैं, क्योंकि जनरली जब हम फ्लड्स की बात करते हैं, फ्लड का रीज़न क्या होता है, रिवर ओवरफ्लो करने लगती है। अगर मान लीजिए वहाँ रिवर ही नहीं है तो फिर फ्लड आने का क्या मतलब है। अब दिल्ली है, कौन सी रिवर है बड़ी वहाँ पे, यमुना है जी, वो भी साइड से निकल जाती है, कोई इतना बड़ा नहीं है, फिर फ्लड क्यों आते हैं। मुंबई में कितनी बड़ी रिवर्स हैं जो फ्लड आते हैं, गंगा जितनी बड़ी तो कोई नहीं, फिर फ्लड क्यों आते हैं। चेन्नई, वहाँ पे फ्लड आते हैं, क्यों आते हैं, मीन्स हमारा जो सिस्टम है शहर का वो बिगड़ चुका है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहीं आपकी प्लानिंग में है। तो चैलेंज है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, प्लानिंग। प्लानिंग इज ए चैलेंज। अब इतनी पॉपुलेशन बाहर से आई है माइग्रेशन की वजह से, आपकी पॉपुलेशन डबल होगी, ट्रेबल होगी, 10 गुना बढ़ गई है ना। तो होगा क्या, वहाँ पे दिक्कत होगी ना, चौक हो जाएंगे आपके ड्रेनेज सिस्टम, घर चौक हो जाएंगे, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। पॉल्यूशन किस वजह से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, उनकी डिमांड होगी हर चीज़ की, जो व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ जाएगा, तो ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा निकलेंगी, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो क्लाइमेट चेंज होगा ना। वो क्या करेगा, डिजास्टर ही तो करेगा, और क्या करेगा। तो हर तरह से वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस हैं। पॉवर्टी ये भी एक चैलेंज है। हाँ, अरे मान लीजिए अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के लिए आप क्या देते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, घर ऐसे बनाइए ताकि जिस पे अर्थक्वेक का असर ना पड़े। इंडिया की पॉपुलेशन गरीब है भाई, अगर आपको पता हो, हमने एक दिन डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू द फूड सिक्योरिटी, उसमें हम कहते हैं कि हम कितनी पॉपुलेशन कवर कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, रफली 80 करोड़। किसको दे रहे हैं, गरीबों को देंगे ना राशन, तो अमीरों को तो देने से रहे। तो इसका मतलब 121 करोड़ में से, या 130-40 करोड़ जो आपकी पॉपुलेशन होने वाली है, उसमें से 80 करोड़ तो आपके गरीब हैं। तो बस गरीब ही तो है सारी जनता, तो कहाँ से अफोर्ड करेगी वो। अफोर्ड क्या करना है, आपने कहा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर बनाने हैं, पैसा लगता है, उनके पास घर बनाने के लिए पैसा नहीं है। आप चाहते हैं क्या वो एक अच्छी फाउंडेशन, एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिसर्च करवा के घर बनवाया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉवर्टी, आप उनको कहते हैं अच्छी जगह जाके रहिए, वो कहते हैं नहीं हमें तो गंगा के पास रहना है भाई, रहने की जगह जहाँ मिल जाए वहीं रहेंगे। स्लम्स बन रहे हैं, क्यों, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बेटर फैसिलिटीज़ शहरों में, तो स्लम्स निकलते हैं। तो ये क्या है, पॉवर्टी। तो ना तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनवा सकते हैं, ना हाउसिंग फैसिलिटीज़ बेटर हो सकती है, तो होगा क्या। तो जो मैन मेड डिजास्टर है उसके लिए पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपेरेंटली नहीं लगता, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। अगर पैसा उनके पास, दे कैन अफोर्ड एवरीथिंग है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं फिर वो माइग्रेट क्यों करेंगे, वो अपने घर में रहेंगे। और घर में रहेंगे तो फिर ये जो ड्रेनेज चौक हो गया है ना, मल्टी स्टोरी टावर बन रहे हैं, वो कुछ नहीं बनेगा। वो ग्रीन हाउस गैसेज, अर्बन हीट आइलैंड, गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया हो जाएगा, है ना। फिर ये जो इश्यूज़ हैं वो कम हो जाएंगे। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, पॉवर्टी। इलिटरेसी, इससे क्या होता है, इलिटरेसी से क्या होता है, इलिटरेसी से होता है ना, इलिटरेसी ये इशू है, अब पढ़े लिखे नहीं हैं। अब गवर्नमेंट चाहती है कि सभी को इन्फॉर्मेशन दे दो भाई, हमने वेदर फोरकास्टिंग बना दी है, जाइए वेबसाइट पे जाइए, न्यूज़पेपर में आ रहा है, सैटेलाइट की इमेजेस उसमें छपी है और वहाँ पे लिखा हुआ है। पढ़ना कितनों को आता है, और कितनों को कंप्यूटर चलाना आता है। मोबाइल चला लेते हैं टिकटॉक के लिए, वीडियो बनाने के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए तो जो लिटरेट लोग हैं ना, जो अपने आप कहते हैं ग्रेजुएट्स हैं, उनको भी नहीं आता होगा। उनको नहीं पता कि कब सुनामी आ सकती है, क्या इश्यूज़ हैं सुनामी के, फ्लड कब आना है, उनको नहीं पता। गवर्नमेंट चाहे तो किसको बताए। तो इलिटरेसी है, कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है।
तो बेटर वेदर फोरकास्टिंग उनको नहीं मिल पाती है, अर्ली वार्निंग की इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाती है उन तक। तो इलिटरेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। लिटरेट होंगे तो लोग गैजेट यूज़ करना सीखेंगे, उनको पता होगा, टैक्स से भी होंगे वो, तो ये हमारे लिए चैलेंज है। उसके अलावा लो पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना लोग करना जानते हैं, किसको पता है, किसी को नहीं पता है। और बिना टेक्नोलॉजी के आप कुछ नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली इसमें अब फ्लड कहाँ पे आती है, कहाँ पे नहीं आती, रेनफॉल कितना होता है, कौन देखता है, कुछ नहीं देखता है। फिर ये भी माना जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन है, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज जो लगी हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता लोकल लेवल पे। ऊपर लेवल पे पॉलिसीज बन जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनकी कोऑर्डिनेशन एजेंसीज की आपस में, क्योंकि एक एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी हो सकता है, उसमें फूड सप्लाई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट होंगे और सबके हेड अलग अलग हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। और अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे यहाँ हर चीज़ का भी अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं पता कि अर्थक्वेक के लिए कौन सा अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास, हमने फ्लड का है कि नहीं है, अगर है तो मुझे नहीं पता, हमने कभी नहीं देखी। हाँ, वेदर फोरकास्टिंग में हो जाता कि ऐसा है, पर फ्लड के बारे में वो नहीं बताते हैं। सुनामी के लिए किया गया, वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज उन्होंने मिलकर कहते हैं बुईज लगाई हुई हैं ओशन में, और वो करते हैं इसको और वार्निंग भी देते हैं। रेस्क्यू फैसिलिटीज़, सर्च फैसिलिटीज़, हमारे यहाँ भी इनकी कमी है। हमारे यहाँ कुछ इस तरह की रिस्पॉन्स जो टीम है वो इंटैक्ट नहीं, उतनी नहीं है कि आप वो सारे रेस्क्यू ऑपरेशन फास्ट और इमीडिएट चला सकें, नहीं है, हमारे ट्रेंड पर्सनल नहीं है। ठीक है, फिर करना क्या पड़ेगा आपको, ये कुछ मैं आइडिया दे रहा हूँ, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। फ्लड जोनिंग, फ्लड जोनिंग क्या उसको देख लेते हैं। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग कोड बनाइए या लोग खुद इस पर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम पे आपको काम करना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हैं। फ्लड जोनिंग क्या होती है, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि फ्लड तो कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई, फ्लड तो अच्छी चीज़ है। फ्लड से क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ती है ज़मीन की, प्रॉब्लम तो हमने क्रिएट की है, हम वहाँ जाके रहते हैं, मत रहिए वहाँ पे, तो आप फ्लड डिजास्टर नहीं करेगी। अरे बाहरले कंट्रीज़ में भी तो लोग रहते हैं, वहाँ भी तो फ्लड आते हैं, यहाँ से ज़्यादा फ्लड आते होंगे, वहाँ पे उनको क्यों नहीं होता, वो रिवर से दूर रहते हैं। अब ये क्या है, ये फ्लड प्लेन से यहाँ पे जोनिंग की हुई है कि यहाँ पे रिवर होती है, राइट, जो उसका कोर्स है, मेन कोर्स यहाँ पे है, पर जब रेनफॉल बढ़ जाती है मानसून के टाइम में, तो रिवर क्या होता है, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ओवरफ्लो करने लगता है, तो यहाँ तक क्या आ जाता है, फ्लड लेवल आ जाता है, और कई बार और बढ़ने के साथ जो पानी आगे तक मूव कर जाता है। तो ये जो एरिया जहाँ तक पानी जाता है किसी रिवर का ओवरफ्लो करके, वो हो जाता है उसका फ्लड प्लेन। तो यहाँ पे हर साल पानी आएगा और पानी जाएगा, तो बाढ़ तो आनी ही आनी है, फ्लड आना ही आना है, वो एरिया समर्ज हो गई होगा। तो जोनिंग कर दीजिए कि यहाँ तक कोई आप क्या नहीं बनाएंगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी। क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ को कोई दिक्कत नहीं पानी से, तो आप दूर हो जाइए, इसे जोनिंग कर दीजिए। अब यहाँ पे आपकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पे फ्लड आए कुछ भी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। ये कहना बहुत आसान है जो मैं कह रहा हूँ, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो एक चैलेंज है हमारे लिए। इसीलिए हमने बात की थी पहले कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये कैसे होगा, अब ये सोचना पड़ेगा, या तो यहाँ पे स्टिल्ट हाउस बने हुए पहले वो घर से इतने ऊंचे बनाए जाएं ताकि फ्लड वाटर उसको आपको नुकसान ना पहुँचा पाए, बेटर है उस इतना एरिया छोड़ दीजिए, है ना। फिर कहा जाए कि खेत बनाए जाए, इसमें खेत में भी तो बाढ़ आके नुकसान हो सकता है ना, बट लॉस ऑफ लाइफ जो है वो नहीं होगा, है ना। और रही बात उसकी कि फ्लड आएंगे तो क्रॉप डैमेज होगा, इस पे हमें रिसर्च क्या करनी पड़ेगी, आपको जो क्रॉप्स है उसी तरह से आपको चेंज करनी पड़ेगी। फ्लड जोनिंग के अलावा क्या हम कह सकते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। आपको जो बिल्डिंग्स हैं वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा, कि बेस में आप क्या लगा रहे हैं। यहाँ पे शेयर वॉल लगा ली साइडों में, है ना, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। साइड में लगा लीजिए सपोर्टिव जो चीज़ें हैं। तो ये क्या है, बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए, कि जब अर्थक्वेक आएगा ऑसिलेशंस होंगी, बिल्डिंग्स हिलती हैं और उस वजह से वो गिर जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे कि अब्जॉर्बर रबड़ लगा दीजिए, रबड़ क्या करेगी, अब्जॉर्ब कर देगी शॉक को। तो ये अलग अलग मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है, वो कुछ भी तरीके हो सकते हैं, बट ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो हमें करने चाहिए। हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, ये एक वे आउट हो सकता है। उसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम में भी क्या है, कम्युनिटी बेस्ड कर दीजिए। फ्लड का है, इसी तरह से सुनामी का है, अर्थक्वेक के ऊपर भी काम किया जा रहा है। कैसे, जो प्लेट मार्जिन्स हैं, जहाँ पे प्लेट आके जुड़ती हैं, कि उनको आप एनालाइज कीजिए, उनकी मॉनिटरिंग कीजिए,
मॉनिटरिंग से होगा कि प्लेट कब मूव कर रही है और कब चांसेस हैं अर्थक्वेक आने के, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं लोगों को, भाई अर्थक्वेक आ सकता है इस वीक तो या इस मंथ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ऐसे ऐसे डूज एंड डोंट्स आप इशू कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे भी कुछ यही है कि जब फ्लड आएगी तो क्या होगा कि कहाँ से रिसीव किया जाएगा इन्फॉर्मेशन को, कहाँ से ट्रांसमिट किया जाएगा और उसको फर्दर सारे में फैला दिया जाए थ्रू मोबाइल नेटवर्क, थ्रू सोशल मीडिया, देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स। और अगर उसमें कम्युनिटी जुड़ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो क्या होगा, कम्युनिटी उस चीज़ को आगे जल्दी फैलाती है। अगर सरकार कुछ मैसेज देना चाहे वो शायद ना दे पाए, जितना आप एक कॉमेडी का जोक है कोई, उसको जैसे कुछ सेकंड में वो 200-400 किलोमीटर तक फैल चुका होता है। कई बार तो वर्ल्ड में भी दूसरे कंट्रीज में फैला देते हैं। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अर्ली वार्निंग होगी तो आप एटलीस्ट अपने आप को, ह्यूमन लाइफ को बचा सकते हैं, और हो सकता है कुछ हद तक प्रॉपर्टी आपकी बच जाए। या तो जोनिंग कीजिए या अर्ली वार्निंग कीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, प्लानिंग आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। कहा जाता है जो स्लम्स है ना, ये बताते हैं कि जो प्लानिंग है कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है, तभी स्लम्स बने। स्लम्स बनते क्यों हैं, क्योंकि लोग हाउसिंग और बेटर फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते। जितनी उनकी आमदन होती है शहर में रहते हुए, उसमें वो एक अच्छी लाइफ अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कहाँ रहेंगे बेचारे, जहाँ पे वो गुजारा कर सकें। तो एक शेंटी सेटलमेंट बन जाती है, झुग्गियाँ बन जाती हैं, फिर वो बाद में थोड़ी सी पक्की कर लेते हैं और वो एक स्लम डेवलप हो जाता है। तो इसका मतलब यह तो गवर्नमेंट है हमारी वेलफेयर गवर्नमेंट। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल। उनको चाहे सस्ते इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्रुप के घर बना के दे तो गवर्नमेंट को, ताकि वहाँ पे स्लम्स ना बने। ट्रांसपोर्टेशन है वो हो रहा है, तो ये कौन करेगा, हमें प्लानिंग जो है हमें करनी पड़ेगी अच्छी, राइट। पीपल्स पार्टिसिपेशन जो हमने बात की कि जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी पॉसिबल नहीं है। कि मुद्दा ये है कि डिज़ास्टर आएगा कि नहीं आएगा, या हैज़ार्ड आएगा कि नहीं आएगा। हैज़ार्ड तो आएगा, बट उससे बचना, डिज़ास्टर उसको बनवाना कि नहीं बनवाना, वो हमारे ऊपर है। अगर हमारा लॉस नहीं हुआ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि फ्लड आए, अर्थक्वेक आए। वो दिक्कत कब है, जब आपका लॉस होगा प्रॉपर्टी और लाइफ का। पॉपुलेशन कंट्रोल पे आपको काम करना पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं बिल्कुल। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करनी पड़ेगी। वेदर फोरकास्टिंग अब इसको अच्छी बनाइए ना, है ना। हमारी इतनी अच्छी अभी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है हमारी वेदर फोरकास्टिंग। हमें नहीं पता साइक्लोन कब कहाँ आने वाला होता है। वो फिशरमैन जाते हैं बेचारे और साइक्लोन आ जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती है, कई बार होती है कि नहीं होती, तो प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। तो ये हमें काम करने की ज़रूरत है सारा, राइट। और जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करवाइए, लोगों को तक ले जाइए उसको। और टेक्नोलॉजी कई तरह से हो सकती है, चाहे स्मार्टफोन है, सैटेलाइट है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन जिनको कहा जाता है, ड्रोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं बहुत तरह से। सर्वेलेंस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, बाद में यूज़ किए जा सकते हैं, है ना। रिकन्स्ट्रक्शन कर लीजिए, रीबिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, लोगों की जो लाइफ सेव करनी है उसमें आप कर सकते हैं इनको। तो टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो कीजिए। कि डाटा ट्रांसमिशन होगा, हर तरह से किया जा सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो चीज़ें। क्योंकि अब तो आप कमांड देके, वॉइस कमांड से अपनी एक चीज़ करवा सकते हैं। क्या वो होता है, वो एलेक्सा है ना। अब तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई हैं। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी कमांड में चलती हैं, कनेक्टेड। आप फ़ोन से ही अब क्या कर लेते हो, म्यूज़िक सुन लेते हो, उसी में आप टीवी भी देख लेते हो, अब तो उसी से एसी भी ऑन कर लेते हो। बहुत सारी कुछ चीज़ें अब मोबाइल फ़ोन से होने लगी हैं। और उसकी भी जगह अब ले लिए स्मार्टफोन है ना, ये अब ले लिए एलेक्सा ने। एलेक्सा को बोले, एलेक्सा कर देगी ना, एलेक्सा की ज़रा ऑन कर दो, कर देगी ना। एलेक्सा म्यूज़िक सुना दो, सुना देगी ना बेचारी वो। तो ये क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट को करना चाहिए, सीखना चाहिए हमें भी। तो कुछ ऐसा ही हमें करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, ख़त्म कैसे करेंगे ऐसे, बस एक लाइन लिख दीजिए, है ना। ओके, कंक्लूजन क्या करेंगे कि देखो आसान तो नहीं है ये करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हमने जो बातें की हैं तो अब इंडिया को बहुत दूर जाना है। अगर इनका जो नेचुरल हैज़ार्ड्स हैं, इनका जो इम्पैक्ट है उसको कम करना, तो बहुत दूर जाना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट्स सेट करने पड़ेंगे, गोल सेट करने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। कि वो गोल जो अभी आपको कंप्लीट करने हैं, वो टारगेट जो अभी आपको अचीव करने हैं, एक वो जो मीडियम है और एक वो लॉन्ग टर्म के, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल है, अभी तो नहीं होगा अचानक से। इलिटरेसी है, अभी तो आप उसको दूर नहीं कर पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अभी तो दूर नहीं कर पाएंगे। माइग्रेशन है, एकदम नहीं रोक पाएंगे। माइग्रेशन को आप ले जा सकते हैं मीडियम में। वो कैसे है, माइग्रेशन हो क्यों रही है, वहाँ पे जाइए ना। फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों के पास, उनको शहर आना पड़ता है, मजबूरी है।
तो वहाँ पे जाकर उसको टैकल कीजिए कि गाँव में उनको फैसिलिटीज़ दीजिए, पूरा जिसको कहते हैं प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पूरा डिजिटल इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ऐसी चीज़ें जिन पे आपको फोकस करना पड़ेगा और ग्रेजुअली आप उस चीज़ तक पहुंच जाएंगे। इमीडिएट की अगर मैं बात करूं, जैसे फ्लड जोनिंग है वो कर सकते हैं, आप अभी शुरू करवा सकते हैं फ्लड जोनिंग, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि डिमार्केशन की जा सकती है कौन से एरिया जो हैं वहाँ पे आप रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं नियर टू द रिवर, और कितना गैप आपको छोड़ना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये शॉर्ट टर्म है, इन पे काम किया जा सकता है। पीपल्स पार्टिसिपेशन, शॉर्ट टर्म, इन पे काम किया जा सकता है। तो ऐसे इसको कंक्लूड करेंगे। ऑलराइट, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।